अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लिनिक विद डॉक्टर इरम वाजिद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इंतहाई अहम टॉपिक है, जो कि है इनफर्टिलिटी। यानी कि अगर एक मैरिड कपल है, शादी हो गई है लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा। नॉर्मली पहले ज़माने में इनफर्टिलिटी का पीरियड जो है वो 2 साल तक लिया जाता था। यानी अगर 2 साल शादी को हो चुके हैं और बच्चा नहीं हुआ, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह टेस्ट वगैरह करवाए जाते थे। लेकिन आजकल क्योंकि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, एजुकेशन की वजह से या कैरियर मेकिंग की वजह से जो है शादियां लेट करते हैं लोग, तो 1 ईयर पीरियड जो है वो कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली अगर एक मैरिड कपल जो है वो साथ रह रहा है तो तकरीबन 80% जो है वो 1 ईयर में कंसीव कर लेते हैं, और बाकी तकरीबन 10% को एडिशनल 6 मंथ्स लग जाते हैं कंसीव करते करते। लेकिन अगर 1 ईयर और 6 मंथ का पीरियड होने के बावजूद कोई कपल कंसीव नहीं करता, तो ऐसे कपल को हम इनफर्टाइल कपल कह सकते हैं। इनफर्टिलिटी में दोनों पार्टनर्स का एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस करना जो है वो लाजमी होता है। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि घरों में ऐसा होता है कि बहुओं को या अपनी बेटियों को लेके आते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन मेल्स जो हैं वो अपना टेस्ट नहीं करवाते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो मेल्स के टेस्ट है वो ना सिर्फ आसान है बल्कि इनएक्सपेंसिव है, सस्ते टेस्ट होते हैं। और एक दफ़ा अगर मेल काउंटर पार्ट क्लियर आ जाता है, उसके बाद हम फीमेल का टेस्ट करते हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स के टेस्ट ना सिर्फ एक्सपेंसिव होते हैं बल्कि बाज़ औक़ात कुछ इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, जिनको टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक तो एक्सपेंसिव भी होते हैं और साथ में ख़वातीन के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। तो आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के हवाले से मेल्स के अंदर जो है किन चीज़ों को टेस्ट करना होता है और इनके रिज़ल्ट किस तरह से होते हैं। तो सबसे जो बहुत ज़्यादा कॉमन और बेसिक चीज़ है वो है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस जो है वो बहुत ही आम से टेस्ट है, हर लेबॉर्ट्री में किया जाता है, लेकिन कोशिश करें किसी वेरीफाइड लेबॉर्ट्री से जो है सीमेन एनालिसिस करवाएं। नॉर्मली हम कपल को कहते हैं कि वो 3 दिन तक जो है आपस में ना मिले, ताकि जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक आए। सीमेन जो है वो तकरीबन स्पर्मेटोजोआ और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनिकल वेसिकल्स की सेक्रीशंस को कलेक्टिवली कहा जाता है, जिसमें 10% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्म होता है। ठीक है जी। तो हम सीमेन एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि वॉल्यूम कितना है, यानी कि जो वॉल्यूम आपके पास आता है वो तकरीबन 2 to 6 ml का वॉल्यूम होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट। काउंट में हमारे पास आ जाता है कि पर ml कितने स्पर्म्स आ रहे हैं। इट शुड बी मोर देन 20 मिलियन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ पर ml। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है लिक्विफिकेशन टाइम, यानी कि जब स्पर्म जो है सीमेन जो है दिया गया है वो लिक्विफाई होने में यानी पानी बनने में कितना टाइम ले रहा है। ये तकरीबन होता है 30 मिनट्स to 1 आवर। अगर इसका लिक्विफिकेशन टाइम ज़्यादा है तो इसका मतलब है विस्कोसिटी ज़्यादा है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इसके अलावा फ्रुक्टोज है, पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो स्पर्मेटोजोआ का एक किस्म का फूड होता है, खाना होता है, जिसकी वजह से उसकी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होती है। इसके अलावा पीएच है। पीएच जो है वो तकरीबन 7 to 8 पीएच होता है। अल्कलाइन पीएच जो है सीमेन का होना लाजमी है। उसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह की। मॉर्फोलॉजी किस तरह से मोर देन 50% जो है इसकी मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है मोटेलिटी। मोटेलिटी यानी कि मूवमेंट स्पर्मेटोजोआ की, ये भी मोर देन जो है हमारे पास 50% जो है वो मोटेलिटी होनी चाहिए। इमोटाइल स्पर्म या स्लगिश स्पर्म जो है वो सही नहीं होते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए जो है हमारे पास स्पर्म के मुख्तलिफ़ किस्म की पैरामीटर्स। अच्छा जी। अभी हम चेक करते हैं कि वो कौन सी वजूहात है जिनमें ये इनकी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर किसी पेशेंट का आ जाता है जैसे एज़ूस्पर्मिया आ जाता है, यानी कि इसके बिल्कुल स्पर्म ही एब्सेंट है, स्पर्म आ ही नहीं रहे, एज़ूस्पर्मिया है, तो इस कंडीशन में जो है बच्चा करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसमें एज़ूस्पर्मिया होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो हमारे पास है एब्सेंट टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस जो है वो सही डेवलप नहीं हुए या अंडर डेवलप्ड हैं। इस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ये हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जिसमें क्लिन
क्लिनफिल्टर सिंड्रोम आ जाता है। जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहली वीडियो में भी बताया है कि 45XYY क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये हमारे पास क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है, जिसमें जो टेस्टिस हैं वो सही नहीं बने होते, अंडर डेवलप टेस्टिस होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब फैक्ट्री सही नहीं है तो उसका प्रोडक्ट भी सही नहीं होता, जिसकी वजह से एजोस्पर्मिया होता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें होता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म तो हैं लेकिन काउंट उनका लेस देन 20 मिलियन पर ml है। ये ऐसी कंडीशंस में होता है जैसे कि हमारे पास अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं। टेस्टिस नॉर्मली जो है सक्रोटम के अंदर होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी के बाहर टेम्परेचर 1/2 डिग्री कम होता है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छी होती है। अगर ये टेस्टिस किसी वजह से जो है वो ये सक्रोटम में डिसेंड ना करे, इंग्वाइनल कैनाल में हो या एब्डोमेन में हो, ऐसी कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस सही तौर पे नहीं होती, जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी कंडीशन है, लाइक डैमेज टू द टेस्टिस। टेस्टिस पहले बिल्कुल ठीक थे, डेवलप थे, अपनी जगह पे भी आए हुए हैं, लेकिन डैमेज हुए हैं। डैमेज हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस हैं। जैसे बच्चों में जो है मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें ऑर्काइटिस हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, और टेस्टिस जो है एट्रोफी हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टीबी जो हमारे सेटअप में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस और सिम्फलीज जो है, ये भी ऐसी कंडीशन है जिसमें टेस्टिस को डैमेज हो सकता है और स्पर्म काउंट अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ हैं, लाइक हर्नियोरेफी होती है, हर्निया का प्रॉब्लम है, हर्निया को रिपेयर किया गया तो ड्यूरिंग द रिपेयर जो है टेस्टिकुलर आर्टरी डैमेज हो गई या वास डिफरेंस जो है उसको डैमेज हो गया, तो इस कंडीशन में भी जो है हमारे पास जो सीमन एनालिसिस है वो रिपोर्ट एबनॉर्मल आ सकती है। इसके अलावा इरेडिएशन से, मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशंस हैं जिसकी वजह से टेस्टिस को डैमेज हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूम्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोग प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, वहाँ पे इंक वगैरह हैं, केमिकल एजेंट्स हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ऐसे अफराद जो लैपटॉप यूज़ करते हैं और वो अपने लैब में लैपटॉप यूज़ करते हैं, टेम्परेचर हाई होने की वजह से भी उनके स्पर्म्स जो है अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के न्यू प्लाजम्स हैं, कैंसर्स हैं, इस कंडीशन में भी जो है हमारे पास सीमन एनालिसिस जो है वो एबनॉर्मल आ सकता है। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं कि सप्रेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अफेक्ट हो रही है इन द हेल्दी टेस्टिस, यानी टेस्टिस बिल्कुल ठीक है, ना इसे कोई ट्रॉमा है, ना ही कोई ऑपरेशन हुआ है इस पर, और ना ही कोई एक्सीडेंट है, इन्फेक्शन है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस वो अफेक्ट हो रही है। ये कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? ये हमारे पास जो सबसे ज़्यादा डिटेक्टेबल कॉज है वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील को कहा जाता है बैग ऑफ वर्म्स, यानी कि टेस्टिस के अराउंड जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है जैसे बैग ऑफ वर्म्स है। तो जाहिर सी बात है, जब वेन्स डिस्टेंट होगी, यहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होगी। इसके अलावा हाइड्रोसील वगैरह है, इसमें भी जो है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस वो अफेक्ट हो सकती है इन द हेल्दी टेस्टिस। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के अक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शंस कोई थोड़ी अरसे तक रहा है या बहुत लंबे अरसे तक कोई इन्फेक्शन चला है, तो उस कंडीशन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है अफेक्ट हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, अद्वियात का इस्तेमाल, जैसे किसी पेशेंट को कोई कैंसर डायग्नोस हुआ है, उसके लिए वो एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहा है, कीमोथेरेपी करवा रहा है या रेडियोथेरेपी करवा रहा है, इस कंडीशन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अफेक्ट हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, उसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट हो सकती है। कोई मिर्गी का मसला है किसी बंदे को और उसके लिए वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहा है, उस कंडीशन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीज़ हैं, जिसमें जो है स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट हो सकती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी एबनॉर्मलिटी की वजह से। इसके अलावा वो अफराद जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, काफ़ी अर्सा दराज से स्मोकिंग कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है अल्कोहल यानी शराब का इस्तेमाल करते हैं, उस कंडीशन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट हो सकती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, यानी कि लेस दैन 10% जो स्पर्म्स होते हैं वो कोटेड होते हैं विद एंटीबॉडीज़। अगर ये एंटीबॉडीज़ 10% से बढ़ जाएं तो ये जो स्पर्म्स होते हैं इनकी एग्लूटिनेशन करते हैं, यानी उनको एक साथ जोड़ देते हैं, गुच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से वो स्विम करके अपने ओवम तक नहीं पहुंच सकते। मुख्तलिफ़ किस्म की और डिजीज़ भी हैं, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस है,
और कार्टिजनर्स डिजीज़ है, तो इन डिजीज़ के हवाले से भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है अफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा हम बात करते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकती है। जैसे आपको मैंने बताया कि जो स्पर्म है उसकी खुराक है फ्रुक्टोज़, तो अगर फ्रुक्टोज़ अवेलेबल ना हो, फ्रुक्टोज़ की कमी हो, तो मेटाबॉलिज्म स्पर्म का इफेक्ट हो सकता है, अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस कम होगी। इसके अलावा वॉल्यूम अगर कम हो या ज़्यादा हो, या विस्कोसिटी जो है जो सीमन है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाए, अगेन जो है वो अपनी टारगेट एरिया में नहीं पहुंच सकता। ये तो सारी बातें थी सीमन के रिलेटेड। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि जो स्पर्म्स है उसकी कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती रहती है टेस्टिस के अंदर। अब ये जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगी, ये मुख्तलिफ किस्म के डक्ट्स हैं, जैसे एपिडाइडमस से होते हुए वास डिफरेंस से होते हुए ये आता है एजुकुलेटरी डक्ट के ऊपर। एक पैसेज वे है, रास्ता है, अगर इस रास्ते में किसी किस्म की ब्लॉकेज हो जाए तब भी ये टेस्टिस से जो है वो एजुकुलेटरी डक्ट तक नहीं पहुँच सकते। तो इसमें जो कॉमन कॉजेज़ हैं लाइक कंजेनिटली ये ब्लॉक हैं, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो रास्ता नहीं है कि टेस्टिस में स्पर्म सही प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो एजैकुलेटरी डक्ट्स तक पहुंच नहीं रहे। जैसे यंग्स डिजीज़ है, इस कंडीशन में बंदे को जो है एस्थमा का प्रॉब्लम भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है, खांसी की तकलीफ भी होती है, और साथ में जो है इसके जो दोनों वास डिफरेंट से वो ब्लॉक होते हैं, कंजेनिटल हो गया। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन है लाइक गोनोकोकल इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, और अदर नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन की वजह से भी ये ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। तो आमतौर पे हमारे यहाँ ये कंसेप्ट होता है कि सिर्फ ख़वातीन की नलें बंद है, ख़वातीन का जो है बच्चेदानी में मसला है, ख़वातीन के अंडे नहीं बन रहे हैं, लेकिन आप देखें कितने ज़्यादा कॉजेज़ हैं जो कि मेल्स में भी हो सकते हैं और जिसकी वजह से बच्चा लाने में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ है, जैसे किसी बंदे ने प्रोस्टेट की सर्जरी कराई है, प्रोस्टेट की सर्जरी कराई है तो टेस्टिकुलर आर्टरी डैमेज हो गई है, वास डिफरेंस डैमेज हो गया है, इस कंडीशन में भी जो है वो स्पर्म्स जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। और इसके अलावा जो आमतौर पे मर्द जो है वो अगर अगर उनकी फैमिली कंप्लीट है और वो बच्चा नहीं करना चाहते तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है उसमें भी जो है ये ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं कि स्पर्म्स भी सही बन रहे हैं टेस्टिस के अंदर, पैसेज वे भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेल है वो फीमेल के अंदर स्पर्म्स को डिपॉजिट नहीं कर पा रहा किसी वजह से, यानी कि जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द विजाइना है यहाँ पे जो सीमन है वो प्रॉपर्ली डिपॉजिट नहीं हो पा रहा। तो ये क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है वो साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम है। साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि या तो एरेक्शन का प्रॉब्लम है या तो फिर प्री मेच्योर एजैकुलेशन है, यानी वक्त से पहले जो है वो एजैकुलेट हो जाता है जिसकी वजह से जो है फीमेल के अंदर जो है सीमन की डिपोजिशन नहीं हो पाती है। साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम है एंड दिस इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द इम्पोटेंसी, जिसे पन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को डिप्रेशन है, किसी किस्म का जहन में सोच है, डिप्रेशन है, डिप्रेस है वो किसी वजह से अपने बिजनेस को लेके या किसी और घरेलू मसले को लेके, उस कंडीशन में भी जो है वो उसकी एरेक्शन और प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में ये जो हमारे पास प्री मेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्रोनिक रीनल फेलियर है, उसको गुर्दे का प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज़ है, उसको थायराइड का प्रॉब्लम है, या वो मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड प्रेशर के अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है, इन सारी कंडीशंस में जो है एरेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास लोकल कॉजेज़ क्या आ जाते हैं? लोकल कॉजेज़ का मतलब है कि पीनस के स्ट्रक्चर में कोई फंक्शन है लाइक हाइपोस्पेडियास, जो ओपनिंग ऑफ द पीनस है वो पिनाइल शाफ्ट के नीचे है जिसकी वजह से आउटसाइड द विजाइना डिस्चार्ज हो जाता है, और हाइपोस्पीडियास होगी। इसके अलावा फिमोसिस होगी, फिमोसिस में पेनफुल एरेक्शन होती है जिसकी वजह से प्रॉपरली जो है वो विजाइना के अंदर सीमन डिस्चार्ज नहीं होता। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की स्पाइनल इंजरीज़ है, स्पाइन इंजरीज़ की वजह से जो है प्रॉपर एरेक्शन नहीं हो पाती है, या प्रोस्टेट सर्जरी हो गई है। अच्छा, इसके अलावा कुछ फीमेल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक मेल बिल्कुल ठीक है लेकिन फीमेल में लाइक विजाइनमस है, ये डिस्पेरोनिया है, पेनफुल इंटरकोर्स की वजह से जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये कुछ मसाइल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप इन चीज़ों को ज़ेर गौर लाइएगा। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो काइंडली वीडियो कंप्लीट डिटेल से देख लें। आप दोनों पार्टनर्स आप अपने साथ आराम से बैठ के इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कहीं ये इश्यूज़ तो नहीं है। थोड़ा अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल करें कि हस्बैंड की जॉब क्या थी, हस्बैंड जो है मतलब कोई रेडिएशन वगैरह तो नहीं है, कोई इस तरह की हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की या थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको अपने डॉक्टर को सही तौर पे हिस्ट्री आप दे सकेंगे। तो उम्मीद
उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ख़वातीन में वो कौन से मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो औलाद नहीं ला पाती है, माँ नहीं बन पाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इंशाल्लाह मेरे नए आने वाले वीडियोस के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।